अस्सलाम वालेकुम। आज हम हैं सूफ़ी शराफ़त अली शाह रज़ाकी, जो कि हमारे हज़रत क़िबला के ख़ास मुरीद और हज़रत क़िबला के ख़ास खलीफ़ा हैं और हमारे पीर भाई हैं। आप हमारे मियाँ के मुताल्लिक़ अपने तासुरात बयान करेंगे। आप हज़रत क़िबला से पहली बार कब मुलाकात हुई आपकी हज़रत क़िबला से? अस्सलामु अलैकुम। मैं सबसे पहले जब आप डिप्टी डायरेक्टर बनकर के कोटा आए थे, सबसे पहले वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई और मुलाकात भी एक अजीब उससे हुआ। मैं ये नहीं जानता था कि आप पीर साहब हैं। जब मैं उनके पास ट्रांसफ़र कराने गया तो अजीब वाक़या पेश आया। मैं वहाँ पर यहाँ से कुछ मिठाई लेकर गया था ट्रांसफ़र कराने के लिए। मैं पास में ही यहाँ एक गांव है बजनेरी, वहाँ पर सेकंड ग्रेड के अंदर अध्यापक था। ट्रांसफ़र कराने जब आपके पास गया तो ऑफिस गया तो ऑफिस में आप नहीं मिले। मैं यहाँ से आपके घर पर कुरैशी भवन था, वहाँ पर गया। वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी, बहुत से आदमी आते जाते रहते थे। मैंने सोचा कि बात क्या है, मैं भी उनके पास बैठ गया। बैठने के बाद एक आता और एक जाता, मैं अपनी बात कहता, लेकिन बहुत सी भीड़ के अंदर मैंने सोचा सब चले जाएंगे, उसके बाद बात करेंगे। लेकिन भीड़ कम नहीं हुई। अचानक पीर साहब ने मुझसे कहा, तू मीठा लेकर आया है ना, वो निकाल। और जो ये मैंने मिठाई निकाल कर उनके सामने रखी। नैनवा का पेठा होता है और उससे एक साहब ने 2-2 पीस करके सभी को बांट दिए और बांट करके मैं भी बैठ गया। उसके बाद मेरे दिल में ये ख्याल गुजरा कि इनको किस प्रकार से ये मालूम हुआ कि मेरे पास मिठाई है, क्योंकि मैं विज्ञान पढ़ाता था, विज्ञान का स्टूडेंट रहा हूँ। तो मेरे रात भर इसी उसमें रहा उधेड़-बुन में कि इनको ये कैसे मालूम हुआ। दिल के अंदर बहुत ही मेरे हुआ कि क्या है। सुबह जब उठा, फजर की नमाज़ पढ़ी, फजर की नमाज़ पढ़ के उनके पास बैठ गया। बैठने के बाद मैंने कहा उनसे कि मेरा ट्रांसफ़र कर दीजिए साहब, मैं परेशान हूँ। तो उस टाइम पे डीओ साहब थे, वो भी वहीं रहते थे और उन्होंने मेरा ट्रांसफ़र के लिए आदेश बनवा दिया। इसके बाद मेरे दिल में ये हुआ कि वास्तव में कैसे इनको मालूम पड़ा। अब क्या हुआ कि आपने कहा कि वज़ू बनाइए, वज़ू बनाया। वज़ू बना करके आपने मुझे उस दिन मुरीद किया। मैंने सोचा कि चलो मुरीद बनने से मेरा ट्रांसफ़र हो गया तो बहुत अच्छी बात है। मुझे ये मालूम नहीं था कि पीर साहब हैं क्या है। मैं कुछ ABCD नहीं जानता था, पीरा मुरीदी के बारे में कुछ नहीं जानता था मैं। उसके बाद क्या हुआ कि आप कुछ दिन बाद बोर्ड की परीक्षा चल रही थी, नैनवा में आए, नैनवा में तहसील आए और मेरे ही कमरे के अंदर सब पूरे फ्लाइंग के रूप में इन्हें मैंने देखा तो पीर साहब एकदम कदम बोसी की और कदम बोसी करके उन्होंने सब ठीक है। आपने कहा कि कोटा महफिल है इस यहाँ पे लाला भाई के यहाँ पर, तो वहाँ पे आना। मैं और हमारे अनवर साहब, एक सलीम साहब और फिजिक्स के लेक्चरर थे, हम सभी वहाँ पे गए। रात भर हमने महफिल देखी और महफिल देखने के बाद मेरे दिल में क्या मालूम है जाने क्या जादू किया कि मुझे सारा ही एकदम चेंज कर दिया। यहाँ तक कि रहन सहन, पहनावा, सारी चीज़ें बदल गई और मेरा जीवन ही एकदम अलग ही हो गया। उसके बाद क्या है कि हम बार बार जब भी हमें कुछ मालूम पड़ता अगर फ़ौरन हम वहाँ कोटा पहुँच जाते और हर एक महफिल आपकी मैंने अटेंड की। ऐसे आप पीरा मुरीदी के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे, तो जब मियाँ से बैत हुए तो उसके बाद आपको कैसा एहसास हुआ, किस तरह की फीलिंग्स आई आपकी? मेरे वालिद साहब पेश इमामत करते थे, मुझसे बार बार कहते थे नमाज के लिए। इनके लिए मैं एकदम पाबंद नहीं था नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन इस प्रकार जादू हुआ कि चेहरे पे मैंने पीर साहब ने कहा मुझसे कि है ना ये दाढ़ी रखो या ऐसे कपड़े पहनो, लेकिन क्या अंदर से, दिल के अंदर से ही इस प्रकार की इच्छा पैदा हुई कि दाढ़ी भी रख ली, कपड़े भी आप जैसे पहनने लग गए और सारा ही काम है ना मुझे इतना अच्छा लगा कि नमाज के भी पाबंदी से हम पढ़ने लग गए। बहुत ही अच्छा, एक दुनियादार से आप दीनदार बन गए। सारा ही चेंज हो गया एकदम। अब इतना चेंज हुआ कि मेरे जितने भी दोस्त थे वो सब ये सोचने लगे कि ये क्या हो गया और एक नया सराफत तैयार हो गया। सूफ़ी शराफत साहब एक नए जीवन के अंदर, एक नई रोशनी जीवन के अंदर मेरे कायम हो गई। और कोई मियाँ के आपने ऐसी कोई बात देखी जिसने आपके दिल को छू लिया हो? जब भी
मियाँ कहीं तशरीफ़ लाते थे तो क्या है कि ऐसा तस्वुर होता था कि मियाँ वहाँ पर आ रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि फैयाज भाई हैं बूंदी के अंदर, पीर भाई हैं, उनकी यहाँ महफिल थी। अचानक मेरे ख्याल आया, ख्वाब में इस प्रकार से महसूस हुआ कि पीर साहब बूंदी आ रहे हैं। मैंने सुबह हमारे प्रिंसिपल साहब थे, उनसे कहा कि मियाँ बूंदी आ रहे हैं और वहाँ चलना है। कैसे मालूम मैडम ने कि मुझे ऐसा एहसास हुआ है। जब हम वहाँ पर गए तो घर पे गए तो मार साहब ने कहा कि मियाँ आ रहे हैं और अभी वहाँ कोटा से रवाना हो गए। तो मेरे दिल के अंदर पहले ही इस प्रकार से जाने क्या मालूम हो जाता था कि मियाँ आ रहे हैं। एक्चुअली पीरा मुरीदी का सारा मामला जो है दिल पे होता है और सारे तार, दिल के तार जुड़े हुए होते हैं जी। एक बार क्या है कि मेरी वालिदा को पैरालिसिस हो गया और पैरालिसिस होने के बाद मैं बहुत परेशान हुआ। यहाँ सभी डॉक्टर्स को मैंने दिखाया, उन्होंने कहा कि कुछ टाइम की मेहमान है, घर ले जाओ। लेकिन दिल के अंदर है ना बहुत ही मेरे रहा कि है ना कोटा ले चले। कोटा ले गया, वहाँ पे दिखाया तो उसने, डॉक्टर ने भी ये कहा मुझसे कि अच्छा मैंने बेड रेस्ट करना पड़ता है और परेशान हो जाते हैं क्योंकि 2-2.5 इंच का थक्का जमा हुआ है। मैं पीर साहब से क्या नाम है उनका तस्वुर किया, तस्वुर करने के बाद बेड मिल गया और बेड मिलने में 2-3 दिन रहा मैं हॉस्पिटल के अंदर। तो क्या है कि वो डॉक्टर साहब बार बार रोज़ाना CT स्कैन कराने लगे। CT स्कैन का खर्चा बहुत आता था। मैंने उनसे कहा कि एक बात क्या है कि रोज़ाना CT स्कैन करा रहे हो। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मुझे ताजुब हो रहा है कि इतना जल्दी ये कवर अप कैसे हो रहा है। मैंने उनसे कहा कि मेरे सब पीर साहब का करम है, क्योंकि पीर साहब ने ही इसको ठीक कर रहे हैं। और मेरी वालदा 7 दिन के अंदर ही ठीक होकर के और अच्छी ऐसा लगा कि पैरालिसिस हुआ ही नहीं। सुभान अल्लाह। 9 साल तक वो जिंदा रही और पीर साहब कर्म रहा इस प्रकार से। और मेरे बहुओं के भी क्या है कि बच्चे बहुत देर से लगे थे, बार बार पीर साहब से अर्ज़ करते थे। एक दिन हमारे घर से मियाँ के पास से अर्ज़ किया तो ठीक है अब की बार देखेंगे। और दूसरे साल यूँ ही महफिल थी और महफिल के दिन ही इधर तो पीर साहब का घर में कदम रखा और उसके दर्द स्टार्ट हुआ और सुबराती भाई ने कहा कि अपने मियाँ की गाड़ी है ले चलो। और जो ही हॉस्पिटल ले गए और इधर महफिल स्टार्ट हुई और महफिल स्टार्ट होने में बच्चा पैदा हुआ। ये कर्म सबसे बड़ा मियाँ कर रहा है, बहुत भारी कर्म रहा है। सुभान अल्लाह। एक बार क्या हुआ कि वालिद साहब की फातिया थी, फातिया के अंदर लगातार बहुत तेज़ बारिश आ रही थी और मेहमानों को खाना खिलाने के लिए मैं बहुत परेशान हो रहा था, कहाँ खिलाएं, इतनी बड़ी बिल्डिंग भी नहीं थी और परेशान हो गया। 2 बजे लगातार 3-4 दिन से बारिश हो रही थी और 2 बजे तस्वुर करके और पीर साहब से दुआ की और दुआ करते ही यूँ ही मैं दरगाह से बाहर निकलते ही एकदम आसमान के अंदर धूप छा गई थी और कहीं भी है ना ऐसा लगा कि बारिश गई। और बिल्कुल सरकार ने आपकी लाज रख ली। बहुत भारी मियाँ ने का करम रहा और पूरी तरह से मुझे वो दिया। और कुछ बताएं मियाँ की बात। मियाँ मुझे बार बार फ़ोन करके कहा करते थे कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। पूरी खबरगिरी रखते थे। हाँ, मुरीदों की पूरी खबरगिरी। अब जब मैं BSc कर लिया, MA कर लिया, उसके बाद भी मियाँ ने कहा नहीं आगे बढ़ो, हमेशा आगे बढ़ते रहो। फिर बाद में मैंने फिर सोशियोलॉजी के अंदर MA कर लिया। मैंने साहब भी परीक्षा देने बढ़ते रहो। और आप हमेशा ये कहते थे कि सरकार के नियम बदलते रहते हैं और मुझे इतने जल्दी प्रमोशन दिलाए कि लेक्चरर और लेक्चरर से प्रिंसिपल बना करके उन्होंने रखा। और जब मेरा प्रमोशन होता तो आप बहुत खुश होते और सबसे पहले मुबारकबाद पीर साहब ही देते कि लेक्चरर साहब आपको मुबारक हो। एक सच्चे पीर की यही पहचान है कि अपने मुरीद को आगे बढ़ता हुआ देख के बहुत खुश होते हैं जी। तो इस प्रकार से क्या है कि हर टाइम पर कुछ न कुछ कहते रहते थे और हमेशा वो हम यही कहते थे कि सामने वाले से अपने आप को कमतर समझो, ताकि आप अपने यानी गुस्सा नाम की चीज़ ही नहीं रहेगी। लड़ाई झगड़े कभी होंगे ही नहीं। तो जब इस बात का मैंने अमल किया कि सामने वाले से अपने आप को हमेशा छोटा समझा तो मेरे ना दुश्मन एक भी नहीं रहा, सारे ही जिधर दोस्त ही दोस्त नज़र आने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी प्रकार की परेशानी और मियाँ ने मुझे बहुत ज़्यादा नवाज दिया इस तरह से। दीनी और दुनियावी दोनों रहनुमाई फरमाई। इसके अलावा दूसरा वो कहते थे कि कम खाओ,
कम बोलो कम सो। इससे क्या है कि जब कम सोता मैं तो इबादत के लिए टाइम बहुत ज़्यादा मिलता था। कम बोलने से फालतू बातें करना एकदम बंद कर दिया। कम खाने से नींद भी है ना बड़े आने लगे और किसी भी प्रकार की। तो उनकी जो हिदायत उन्होंने दी मुझे, कम खाना, कम बोलना, कम सोना, इधर से अपने आप को सामने वाले से छोटा समझना, इससे क्या है कि जीवन के अंदर बहुत ही भारी चेंजेज आता गया, बहुत भारी चेंजेज आता गया। सुभान अल्लाह। और मियाँ के अखलाक के बारे में कुछ बताएं। मियाँ की कौन सी अदाएं आपको ज़्यादा पसंद आई? एक बार क्या हुआ कि शिक्षक संघ के अध्यक्ष आग बबूला होते हुए बहुत ही उसमें आए और मियाँ बैठे हुए थे ऑफिस के अंदर वहाँ कोटा। और जब मियाँ ने कहा कि वो आ रहा है तो उठ करके क्या मालूम जाने कैसा जादू किया उसके ऊपर कि वो एकदम मौन हो गया और बिल्कुल जी हजूरी करता हुआ नज़र आया। तो इस प्रकार से क्या है कि उनके चेहरे के अंदर ही इस प्रकार के अट्रैक्शन था कि जो भी देख लेता वही है ना एकदम सामने सिर झुका लेता था। इस प्रकार की अदाएँ मैंने आपकी बहुत भारी देखी। हाँ। और अपने सिलसिले वालों को क्या नसीहत देना चाहेंगे, अपने पीर भाइयों को और सिलसिले में जुड़ने वाले नए लोगों को? इस सिलसिले में सबसे आगे बढ़ने के लिए सबसे पहली बात है कि रात को बैठ के हल्का जिक्र करें। हल्का जिक्र करने से दिल को सुकून मिलता है और दिल के अंदर ताजगी आती है और एक अलग अजीब ही चीज़ शरीर के अंदर पैदा होती है, जिससे क्या है कि आदमी दुनियादारी को ज़्यादा महत्व नहीं देता और क्या है कि दीन की तरफ आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। ये बहुत ही होता है क्योंकि आजकल क्या है कि महफिल को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं और इस हल्का जिक्र को बहुत कम तवज्जो दे रहे हैं, जबकि सबसे ज़्यादा हल्का जिक्र ही, क्योंकि मियाँ फरमाते थे, एक बार कहा था मियाँ ने कि ख्वाजा गरीब नवाज आना सागर झील के ऊपर बैठ करके और वहाँ पे जितने भी अपने मुरीद थे उनको हल्का जिक्र करते इतना हल्का जिक्र करवाते थे कि वो इतने मस्त हो जाते थे और उनका साथ छोड़ते नहीं थे और मुरीद यही कहते थे कि हमें आप जैसा बना लो। तो क्या है कि हल्का जिक्र के ऊपर ज़्यादा तवज्जो होना चाहिए। कम से कम नए लोगों को जुमेरात तो हल्का जिक्र कायम करना ही चाहिए। नैनवा के अंदर हर जुमेरात को ईशा की नमाज के बाद सभी मुरीद हैं वो सब आ जाते हैं और बहुत अच्छा हल्का जिक्र होता है और इतना हल्का जिक्र होता है कम से कम 1.5 घंटे 2 घंटे तक हल्का जिक्र चलता रहता है और अलग ही कैफियत जारी हो जाती है और सब बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। और इस हल्का जिक्र करने से जब दूसरा आदमी आता है तो वो भी एकदम अच्छा हो जाता है। एक बार क्या हुआ कि एक तबलीग करने वाले जमात से जुड़े वाले आदमी जो पेश इमाम थे यहाँ पर आए। वो अपने आप को संकुचा महसूस कर रहे थे। जब मगरिब की नमाज़ हुई तो छत के ऊपर मियाँ नमाज़ पढ़ने के लिए गए तो हम सारे जितने भी पीर भाई थे वो सब नमाज़ पढ़ने चले गए, ऊपर चले गए छत पर। तो मियाँ ने कहा कि पेश इमाम साहब आप नमाज़ पढ़ाइए। और एकदम वो बहुत चक्का हो गया कि मैं कैसे नमाज़ पढ़ाऊँ इनके सामने। तो वो नमाज़ पढ़ाई। नमाज़ पढ़ने के बाद उसके दिल में क्या मालूम जाने क्या पैदा हुआ। उन्होंने कहा साहब मुझे भी है ना आपके आगोश में ले लीजिए और मुझे मुरीद बना लीजिए। जो अमीर बन कर के और वो तबलीग करने जाते थे तो वो एकदम क्या है कि मियाँ के यहाँ नैनवा मुरीद बने और टोंक में जा कर के उनके पूरे परिवार वालों को ला करके मुरीद बने गए। तो मियाँ यही कहते थे कि जो भी दूसरे आदमी हैं जिनसे अपन को नफ़रत नहीं, उनसे मोहब्बत करना चाहिए और उनके पास जा कर के अपने बात को रखना चाहिए ताकि अपनी बात समझें, वो अपनी तरफ अपने आप आ जाएंगे। ताकि आज के क्या है कि उनके पीछे नमाज मत पढ़ो, उनके पीछे नफ़रत का माहौल ज़्यादा। तो ये क्या है कि मियाँ हमेशा सबको अपने साथ लेकर के चलते थे। एक बार क्या हुआ कि दोसा गए, दोसा मियाँ के कमरे में बैठे हुए, जोहर की नमाज़ का टाइम हुआ तो मियाँ ने कहा कि नमाज़ पढ़ के आओ। हम नीचे नमाज़ पढ़ने आ गए तो हमारे जो साथी थे तो उन्होंने कहा यार ये मस्जिद तो दूसरी उनकी है। तो हम नमाज़ पढ़ ली। नमाज़ पढ़ के मियाँ से कहा कि साहब वो तो मस्जिद ही उनकी है। तो मियाँ ने यही कहा कि हमें उनके पास जाओ और उनके पास बैठ करके उनके अपनी बात रखो। वो भी तो नमाज के लिए कहते हैं, कोई गलत थोड़ी कहते हैं। इस वजह से उनकी अपनी बात रखो, अपने आप वो अपनी तरफ खींचे हुए चले आ जाएंगे। इस वजह से क्या है यानी क्या है कि नफ़रत करना तो किसी से नहीं चाहिए और हमेशा मोहब्बत ही मोहब्बत आपने बरसाई है। यानी जो भी
जो भी पीर, जो भी मुरीद मिलता तो ये सोचता था कि मियाँ सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुझसे करते हैं। कोई भी ये नहीं सोचता था कि मुझसे कम मोहब्बत रखते हैं या उससे ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं। इस वजह से क्या है कि पीर साहब के हर आदमी बहुत अजीज़ थे। और जब नैनवा में तशरीफ़ लाते तो एक शादी जैसा माहौल घर के अंदर हो जाया करता था। जब नैनवा में आते सारे के सारे बस स्टैंड पे पहुंचते, वहाँ से जुलूस के रूप के अंदर मियाँ को लेकर आते और घर में ऐसा लगता था कि जैसे दूल्हा आया है। और जिस टाइम पर वापस जाते थे तो ऐसे सारे मायूस हो जाया करते थे और सब रोने लग जाया करते थे। इस प्रकार का जैसे घर से बेटी विदा। हाँ, इस प्रकार से तो हर साल नैनवा के अंदर लगभग 19 साल तक नैनवा में तशरीफ़ लाया आप। और आज जो ये कमरा है उन्हीं के नाम से। और इस कमरे की एक विशेषता है कि चाहे इसमें कोई हो या नहीं हो, ऑटोमेटिक इसमें खुशबू आती रहती है। और जब किसी के ऊपर का कोई भी बीमारी हो वो बाहर ही है ना परेशान हो करके चली जाती है, इस कमरे में नहीं आती है। यहाँ तक कि इसमें लेडीज़ भी बहुत कम प्रेस करती है। मियाँ का कमरा इतना अच्छा है, ये उन्हीं के नाम से, मियाँ कमरे का नाम से ही जाना जाता है। इतना सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा जी। और कुछ बताएं। मियाँ का जो दैनिक कार्यक्रम था वो भी बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। और आज अधिकांश जो पीर भाई हैं उन्हीं के दैनिक कार्यक्रम के अनुसार चल रहे हैं। सुबह जल्दी उठना, फजर की नमाज पढ़ना, उसके बाद क्या है कि और नमाज जब पढ़ते थे तो पीर भाइयों को इमाम बनाया करते थे। ये बहुत बड़ी खासियत थी। अब इमाम बनते तो हाथ पैर धुल जाया करते थे कि कैसे हम नमाज़ पढ़ाएं। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा इमाम पैदा किए, सबको क्या है कि उनकी झिझक सबकी एकदम निकाल दी। और उसके बाद क्या है कि लहसुन का वो एक विशेष प्रकार का लहसुन था, उनको हम पीस दिया करते थे और आप लिया करते थे। उसके बाद क्या है कि नाश्ता होता था, नाश्ते के अंदर फातिहा होती थी और सबको बहुत ही मोहब्बत से सबको खिलाया करते थे। इतना अच्छा उनका, मतलब एक तरह से पूरी सिस्टमेटिक लाइफ थी, पूरा सिस्टमेटिक लाइफ थी उनकी। और उसी दैनिक जीवन के उनका जो दिन भर का कार्यक्रम रहता था उसी के अनुसार आज चले तो कोई बीमारी नहीं हो। इतना अच्छा उनका सही वो रहता था। खान पान भी बहुत सादा खान पान रहता था, ज़्यादा इस प्रकार का खान पान भी नहीं रहता था उनका। बहुत ही अच्छा वो किसी प्रकार की वो नहीं रहती थी, हर चीज़ को मेंटेन करके चलते थे। एक बार क्या हुआ कि एक हमारे साथी थे, हम बीकानेर गए और बीकानेर जाकर के वो साथी रात क्या है कि मियाँ रात को 9 बजे 8 बजे आते, 8 बजे आकर के खाना ले करके और सभी को साथ खिलाते। उसके बाद महफ़िल होती, रात को 1 बजे महफ़िल ख़त्म होती। और महफ़िल ख़त्म होने के बाद आपको मैंने सोते हुए कभी नहीं देखा कि आप कब सोते थे। वो क्या है कि हमसे कहते सो जाओ आप, और आप क्या है कि चद्दर ओढ़ शॉल थी उनकी, शॉल ओढ़ के बैठ जाते थे। और फिर जब भी उठते हम रात को तो हमेशा हमें बैठे हुए नज़र आते थे। हमें ताज्जुब होता था कि ये सोते कब हैं, कि इतनी इबादत क्या करते थे। सुबह 9 बजे फ्रेश होकर के ऑफिस चले जाते थे, सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक सीटिंग करना, और ये बहुत ही बिरले आदमी का ही काम होता है। मियाँ फरमाया करते थे लगभग 18 घंटे तक काम किया, सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक सरकार। और उनकी क्या है कि इतनी ज़्यादा वो थी कि एक बार देख लेते वो कभी नहीं भूलते थे। याददाश्त बहुत ज़्यादा थी, कभी नहीं भूलते थे। और वही नाम लेकर के पुकारते थे, भले से 10 साल मिलो या 5 साल मिलो, इतनी ज़्यादा आपकी वो थी। ताजुब करते थे सारे के सारे कि इतना वो याददाश्त थे। तो क्या है कि वो साथी वहाँ देख करके कहने लगा कि साहब मेरा भाई है, उसके क्या है कि बीवी परेशान करती है, हमारे खिलाफ है ना बहुत ज़्यादा केसबाजी हो गई और हम छोड़ना चाहते हैं, तलाक करवा दो आप। तो मियाँ ने यही कहा कि हम छोड़ना नहीं, हम तो जोड़ने का काम जोड़ना जानते हैं, हम छोड़ना नहीं जानते। उन्हें ये संभव नहीं है, जिस औरत ने हमारे परिवार को बहुत बेइज्जत किया और इस प्रकार से, तो उन्होंने पीर साहब ने कहा कि हम जोड़ना जानते हैं, ऐसा नहीं है। तो आपने एक ताबीज़ दिया है कि बच्चे के बांध देना, तो यहाँ पर आकर के उस बच्चे को बांध दिया। बच्चे को बांधने के बाद 10-15 दिन बाद ही लड़की पापा
और उसका भाई आया, आकर के कहने लगा साहब हम बच्ची को भेजना चाहते हैं। तो इनके पिताजी आग बबूला हो गए, देखते ही एकदम कि ये दुश्मन घर पे कैसे आ गया। लेकिन क्या है कि जो केस चल रहा था उनके, तो मजिस्ट्रेट ने कहा कि तू ले जाना चाहता है इसको, तो उसने कहा हाँ मैं ले जाना चाहता हूँ। लड़की ने कहा तू जाना चाहती है, तो उनके हाँ मैं जाना चाहती हूँ। तो जज साहब ने तारीख दे दी और उस तारीख को क्या है कि वो दोनों को दोनों लेकर आ गए। तो क्या है कि मियाँ ने इतना मुश्किल काम था वो भी बना दिया। हमारे प्रिंसिपल साहब थे, उनकी मैडम भी प्रिंसिपल थी। तो वो प्रिंसिपल क्या है कि चिड़चिड़ा स्वभाव, बहुत ज़्यादा परेशान, और वो हमारे प्रिंसिपल साहब भी सोचते थे कि क्या कैसे करें। तो किसी ने कहा कि जूनिया के अंदर कोई है। मैंने कहा जूनिया मत जाओ, आप बीकानेर जाओ। कुछ टाइम पे आप जॉइंट डायरेक्टर थे, तो वो बीकानेर गए। बीकानेर दिन जाने के बाद वो औरत कहती है, प्रिंसिपल कहती है कि मिस कागज़ के टुकड़े से क्या होगा, मैं तो बहुत इलाज करा लिया, यूँ करा लिया। लेकिन 7 दिन तक वो प्रिंसिपल साहब दोनों वहीं रहे, आने नहीं दिया। और जब वापस आए तो बिल्कुल ओके होकर के आए। वो उनको देवता से भी ज़्यादा मानने लग गई। जब यहाँ पर आए तो बिल्कुल एकदम ठीक। और जब नैनवा में महफिल थी, जब पीर साहब आने वाले थे, तो सारे के सारे घर वाले यहाँ पर आए और उन्होंने नाश्ते के लिए घर पे ले गए। तो देवता की तरह उनकी पूजा करने के लग गए। इतना ज़्यादा आपका वो था। तो इस प्रकार से मियाँ का बहुत बहुत कर्म रहा है। और नैनवा में लगभग 19 साल तक कंटिन्यू आए। हम चाहते थे कि अब पीर साहब नैनवा आए, लेकिन क्या है कि जब भी तारीख देते तो कुछ न कुछ हमारी हमारी तरफ से कमी रह जाती। तो क्या है कि हम बुला नहीं पाते। लेकिन सत्तार साहब ने कहा कि आप नैनवा से 4-5 आदमी आओ और इल्तिजा करो। हम अजमेर चले गए उनके पास, और अजमेर वो क्या नाम उर्स थे, तो हमने सबने किया। तो 17 मई को नैनवा सबसे पहले आए। जब नैनवा 17 मई को आए तो 17 मई को से पहले ही रेंजर साहब को और सत्तार साहब को भेज दिया, क्योंकि हम जानते नहीं थे महफिल कैसी होती है, क्या है, कितना खर्चा आएगा, किस प्रकार से परेशान थे। लेकिन रेंजर साहब और सत्तार साहब ने सारा यहाँ पर ऐसा सेटिंग बिठाया कि 19 साल तक लगातार कंटिन्यू महफिल होती रही, एक बार भी मिस नहीं किया हुआ। और वो महफिल इतनी अच्छी हुई कि मियाँ बहुत खुश हुए और बराबर यहाँ पर आते रहे। उसके बाद अन्य मियाँ तशरीफ़ लाते हैं। हर साल यहाँ पर महफिल होती है। अभी कोरोना की वजह से महफिल नहीं हुई, बाकी जब से मियाँ यहाँ पर आने लगे हैं तब से हमेशा नैनवा के अंदर हर साल महफिल होती है। सुभान अल्लाह। इसी तरह सरकारों का फेज़ जारी रहे, इन्हीं दुआओं के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंसिपल साहब, आज हमारे मेहमान बन के आए। और इसी तरीके से जोक शोक सब लोगों में बना रहे, सभी सिलसिले वाले प्रोग्रेस करते रहें, आगे बढ़ते रहें, इन्हीं दुआओं के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।